एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द third chapter of biology, that was human reproduction. Now in this chapter we will learn few more topics, and this new chapter is reproductive health. So let's get started with our new chapter. Firstly we will discuss what is reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअल में होता क्या है? एक पूरा वेलबींग, कोई पूरा कंप्लीट वेलबींग एक इंसान का, जिसमें उसकी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आ रही हों, जैसे कि रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर उसकी सही तरीके से काम कर रही हैं तो दैट मीन्स उसकी हेल्थ जो है वो ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? ये सब चीज़ें अगर उसकी रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रही हैं तो ये सब चीज़ें उसकी अगर ठीक हैं तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ठीक है। अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक अगर सोसाइटी है जिसमें लोगों के फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और उनका नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है उनके बिहेवियर, इमोशंस के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पर्सन जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ओके, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो 1951 में जो स्ट्रैटेजीज लाई गई थी फैमिली प्लानिंग के लिए, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, और जिसका मेन एम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना, कि हर इंसान जो है इंडिया के अंदर उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो प्रॉपर हो और अच्छे तरीके से हो, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये स्ट्रैटेजीज जो थी वो इवेल्यूएट करी गई हर थोड़े दिनों में, फिर उसको क्रॉस चेक किया गया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है और चाइल्ड हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं, ये प्रोग्राम्स जो हैं इनको लाया गया ताकि हर एक इंसान में, यहाँ तक कि रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी एक अवेयरनेस फैल सके लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में सोसाइटी इसकी अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स को जाने और अलग अलग फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाएँ, ताकि वो उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए। अगर उसको किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो सब आगे आके शेयर करे, और ये अवेयरनेस हमने सब में फैलाई। नाउ स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए? तो फर्स्ट, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एंड मीडिया प्रिंट। पहला तो ये यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल्स का हेल्प लेना और मीडिया का हेल्प लेना गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज से, ताकि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम को रन करा सकें। और यंग अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में हम एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स होने के नाते, टीचर्स, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होने के नाते हम उन्हें एक ओपन डायलॉग बताएं, ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे अवेयर रहें। सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि किसी को उस बारे में बात करने में कोई हेजिटेशन ना हो। अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अबाउट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एसटीडीज़। अवेयरनेस ये पहुँचेगी कैसे लोगों तक? जब हम लोगों की जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये सब लोगों के बारे में जब जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमें ये अवेयरनेस पता चलेगी इन सब चीज़ों के पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 5 इज़ देयर इज़ अ नीड टू एजुकेट द पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि एक बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस भी होते हैं। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, बर्थ से पहले और बर्थ के बाद की जो केयर होती है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। चाइल्ड केयर की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। फर्टाइल कपल्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, मैरिजेबल इंडिविजुअल्स को भी। तो ये हर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, जिससे कोई भी अनअवेयर ना रह जाए इन सब चीज़ों से। दे मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। उनको ब्रेस्ट फीडिंग की भी हमें इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए, कि अगर जो स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रम, जो मदर की बॉडी से जो स्टार्टिंग में मिल्क इजैक्यूलेट होता है, वो कोलेस्ट्रम रिच होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से डॉक्टर्स ये अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ऑल दिस विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एंड हेल्दी सोसाइटी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस और एक हेल्दी सोसाइटी को लीड करेंगी, जिससे फैमिलीज़ जो है आने वाली हमारी, वो सारी की सारी हेल्दी होंगी और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो प्रॉपर ठीक रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ that people must be made aware of the problems related to the population explosion। population के बढ़ने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें लोगों को उनके बारे में भी बताना चाहिए, जैसे कि सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, सेक्स एब्यूज़। अगर एक सक्सेसफुली हम इन सब प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाए अपने सोसाइटी में, जिससे हमारा प्रोफेशनल का एक्सपर्टीज़ भी शामिल है, वो अगर प्रोफेशनली हमें बताएंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। प्रोविज़न और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, हर टाइप की हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिले और मटेरियल सपोर्ट मिले, तो हम इस चीज़ को आगे तक फैला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।
नेक्स्ट पॉइंट इज द फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड मस्ट बी न्यूअर। जो फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो नई होनी चाहिए, उनका अपग्रेडेड वर्जन प्रेजेंट होना चाहिए जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमारी इंक्रीज कर सके। एक कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए हमें फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन से, जो कि फीमेल फीटिसाइड कराते हैं। फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बिफोर द बर्थ। तो इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है मोस्टली इंडिया ने, लेकिन अभी भी ये इलीगली कहीं कहीं पे परफॉर्म किया जाता है, तो इसको क्रॉस चेक करके हमें हर जगह पे बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट, लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। स्टार्टिंग की एज में चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लगाने चाहिए, जिससे जो है हर चाइल्ड जो है एक प्रॉपर हर बीमारी से इम्यूनाइज हो पाए, उसको इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स प्रोवाइड करानी चाहिए। कुछ और फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं जो कि ये चेक कर सके कि जो रेट है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी का वो कम हो जाए। इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब जो यंग एजेस पे जो बच्चों की डेथ हो जाती हैं उसका जो रेट है वो कम हो जाए, उसकी भी कुछ चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ सेक्स। जो सेक्स के मैटर से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसको हमें क्रिएट करना चाहिए। डिलीवरीज़ को मेडिकली असिस्ट करना चाहिए कि वो प्रॉपर डिलीवरी हो पाती है। बेटर पोस्ट नेटल केयर, बर्थ के बाद की जो केयर है वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। और जो इंडिकेटर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हमारी सोसाइटी की वो इंक्रीज़ हो रही है, वो सबसे बड़ा उसका रीज़न है स्मॉलर फैमिलीज़। हर किसी को स्मॉलर फैमिलीज़ जनरेट करनी चाहिए, जैसे कि 2 पेरेंट्स और 2 नॉर्म्स। ठीक है। अब अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए एसटीडीज़ का, और अगर किसी को एसटीडी हो गई है तो उसको प्रॉपर क्योर देना चाहिए। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल की। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? इवन आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ पे रैपिड ग्रोथ जब हुई पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ जो हैं स्पेशली ह्यूमंस की, उन्होंने उसमें क्या हुआ? इंक्रीज़ आया बर्थ रेट में और डिक्रीज़ आ गया मैटरनल, इन्फेंट और चाइल्ड रेट्स में, जिसकी वजह से एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ह्यूमंस के अंदर बढ़ गई, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया और इंक्रीज स्ट्रेस आ गया सारे रिसोर्सेज पे। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के रहने के लिए जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से हर एक रिसोर्स का इंक्रीज बढ़ गया, और प्रॉपर इतनी पॉपुलेशन होने के बाद कुछ लोगों को प्रॉपरली वो रिसोर्सेज हर इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहे थे। तो अब इसके कॉजेज़ क्या क्या थे? जो रैपिड डिक्रीज़ हुआ डेथ रेट में, वो एक मेन कॉज था। डिक्रीज़ हुआ मैटरनल मोर्टालिटी रेट में, मदर्स की जो डेथ होने लगी उसका भी रैपिड डिक्रीज़ हो गया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में भी डिक्रीज़ हो गया। पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लाइफ्स की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ गई, और नंबर ऑफ़ पीपल जो कि रिप्रोड्यूसिबल एज के थे उनका नंबर भी बढ़ गया। अब जो मेथड्स थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के, वो क्या क्या थे? पहले तो हम स्मॉल फैमिलीज़ को जनरेट करें, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लेके आएँ जो कि प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसी को, कुछ इंक्रीज़ कर सकें हमारी लीगल एज ऑफ मैरिज, जैसे कि 18 ईयर्स जो है वो फीमेल्स में हो और 21 ईयर्स जो हो वो मेल्स में हो। कुछ मेजर्स को कपल्स में और स्मॉलर फैमिलीज़ में अप्रिशिएट किया जाए ताकि वो छोटी फैमिलीज़ बनाने के लिए अवेयर रहें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव, एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होने के क्या तरीके हैं? वो ईजिली यूज़ किया जा सके, वो हर जगह अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसको यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो इक्वली इफ़ेक्टिव भी हो, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और अगर हों तो बहुत मिनिमम हो। रिवर्सिबल, उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें। वो इफ़ेक्ट ना करे डिज़ायर को, सेक्सुअल ड्राइव को और एक्ट ऑफ इंडिविजुअल को। तो कुछ ऐसे ही मेथड्स जो हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो यूज़ में लाए गए हैं, जैसे कि नेचुरल और ट्रेडिशनल। जो एक तो नेचुरल होता है, एक ट्रेडिशनल होता है। कुछ बैरियर मेथड्स, कुछ IUCDs जिसको इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी बोला जाता है, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि मेडिसिन्स वगैरह, इंजेक्टेबल, कुछ को इंजेक्ट किया जाता है, कुछ को इम्प्लांट किया जाता है, कुछ सर्जिकल मेथड्स। तो इन सब के बारे में हम एक एक बार पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करें अगर नेचुरल मेथड्स की, तो ये बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल रिलेटेड टू अवॉइडिंग द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो मेन जो नेचुरल मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो स्पर्म और एग है उनका फ्यूजन जो है वो अवॉइड हो जाए, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा और प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो पहला तो हो गया पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ओके, तो इस मेथड में जो कपल्स हैं वो खुद प्रिवेंट करते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
क्योंकि इस टाइम ओव्यूलेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है और ये पीरियड फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, जिससे जो है देयरफॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो क्वाइटस को इस टाइम रिफ्रेन करना चाहिए, जिससे डिक्रीज इन द चांस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर देगा अगर हम इस पीरियड में क्वाइटस ना करें तो। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स, तो ये मेथड जो है इन द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस के प्रोसेस के टाइम पे जो मेल है वो विड्रॉ करता है पेनिस को वेजाइना से इजैक्यूलेशन से पहले ही, तो जो ये प्रिवेंट करता है सेमेन का रिलीज होना वेजाइना के अंदर, जिस वजह से इंसेमिनेशन का प्रोसेस प्रिवेंट हो जाता है और फ्यूजन ऑफ स्पर्म एयर एग हो नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता है। लैक्टेशन एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया एक प्रोसेस है जिसमें ये मेथड जो होता है लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है फीमेल में, तो इस पीरियड में देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, तो यहाँ पे कोई भी ओव्यूलेशन अकर नहीं करता, जिसकी वजह से नंबर ऑफ चांसेस भी डिक्रीज हो जाते हैं फीमेल में प्रेगनेंसी के। ये पीरियड जो है वो कंटिन्यू रहता है 6 मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड के बर्थ के 6 महीने बाद तक के जो हमारा पीरियड है वो कंटिन्यू रहता है, जिसको पार्ट्यूरेशन भी बोलते हैं, टिल द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन तक ये जो हमारा पीरियड है वो रहता है। तो इन केस ऑफ नेचुरल बैरियर्स यहाँ पे कोई भी केमिकल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट्स आएँ, और सक्सेस रेट भी जो होता है लिमिटेड होता है, और जो चांसेस है फेलियर के वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है ये नेचुरल मेथड्स। तो इसके अलावा हमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या फिर कुछ और ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए जो कि परमानेंटली प्रिवेंट कर सकें प्रेगनेंसी को, तो उन सब मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा बैरियर मेथड। इस मेथड में कुछ फिजिकल बैरियर्स को यूज़ किया जाता है जो कि फ्यूज़न ऑफ स्पर्म और ओवम को रोकते हैं। नंबर 1 इज़ कॉन्डम्स। ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं मेल्स में, जो कि थिन रबर या लेटेक्स की शीट होती है जो कवर होती है पेनिस पे मेल्स में, जो कि इन केस ऑफ फीमेल्स में ये सर्विक्स पे लगा दी जाती है। तो जो कॉन्डम्स हैं बोथ ऑफ मेल्स और फीमेल्स में वो इजीली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं। ये यूज़फुल होते हैं प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को भी, और ये एसटीडीज़ को भी रोक देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी ये अवॉइड करते हैं, ताकि जेनाइटल फ्लूइड्स जो हैं दोनों पार्टनर्स के वो मीट ना कर पाएँ, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन अकर होता है। तो दोनों बैरियर्स जो हैं सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स और वॉल्स, इनको हम यूज़ करते हैं फीमेल्स में, क्योंकि वो वहाँ पे सर्विक्स को कवर करते हैं क्वाइटस के टाइम पे और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म। और ये बैरियर्स जो होते हैं वो रीयूजेबल भी होते हैं, मतलब हम इनको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। और जो एफिशिएंसी है इन बैरियर्स की वो जो है वेरियस फोम्स, जेल्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आर यूज अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स। तो इसके बाद इनकी एफिशिएंसी इन सब चीज़ों के साथ में यूज़ करने से इनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर कॉन्डम दैट इज़ यूज्ड इन अ मेल। ये रबर की शीट होती है, लेटेक्स से बनी हुई होती है, जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है, जिससे स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन बाहर नहीं होता। अगर हम बात करें सर्विकल कैप की, ये होता है कॉन्डम्स इन फीमेल, ये सर्विक्स के पोर्शन पे लगाई जाती है, जिस वजह से प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पाती स्पर्म और ओवा की। अब थर्ड मेथड जो हमारा आता है वो होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस या फिर IUDs। तो ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है फीमेल के वेजाइना के थ्रू, और ये हेल्प करता है डॉक्टर्स और नर्स के थ्रू ये इंजेक्ट कराया जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ नॉन मीडिएटेड होते हैं जैसे कि लिप्स होप्स, जो कि एक इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म में आगे बढ़ाते हैं। कुछ कॉपर रिलीजिंग आयोसीड होते हैं जिसको कॉपर टी बोला जाता है, या कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। IUDs ये कुछ हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेस्टेरेट या LNG-20, ये यूज़फुल होते हैं इन मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारे यूट्रस को, या ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये हमारे यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, जिससे सर्विक्स हॉस्टाइल रहती है स्पर्म के लिए। ये डिवाइसेस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज डिवाइसेस होते हैं फीमेल्स के द्वारा, जो कि मेंटेन रखती है फैमिली प्लानिंग को भी और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अकर नहीं करवाती है। सो इन दिस केस दिस इज़ अ कॉपर टी। इसको अगर हम देखें एक यूट्रस की डिज़ाइन, तो ये इस तरीके से होती है। यहाँ पे हमारा इस तरीके से फिम्ब्रे होते हैं, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये है हमारा वॉर्म। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कॉपर टी को इंजेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर ओविडक्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर कर रहा है तो ये हमारा जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं कर पाता, क्योंकि ये इस तरीके से एम्बेडेड रहता है। इसको कॉपर टी बोला जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड,
जो नेक्स्ट मेथड आता है वो होता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये मेथड जो है इसमें हम पिल्स यूज़ करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होती हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही फीमेल हॉर्मोन्स हैं जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इनको लिया जाता है 21 डेज तक बिना स्किप किए। अगर एंडा स्किप केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इनको स्किप किया जाता है, और देन आफ्टर 7 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर 7 डेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया जाता है। इनको लिया जाता है टेकन अगेन एंड शुड ओनली बी स्टॉप्ड व्हेन द फीमेल्स विश टू कंसीव। और ये तभी स्टॉप किया जाता है जब फीमेल की विश है, वो कंसीव करना चाहती है या प्रेगनेंसी को अटेन करना चाहती है, तो ही इनको लेना स्टॉप किया जाता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है नई पिल्स की, जैसे सहेली, इनको वंस अ वीक लिया जाता है। ये नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं जो कि फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स इनके करते हैं, जो कि हेल्प करती हैं ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने में और इम्प्लांटेशन को भी, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाती हैं स्पर्म्स के लिए। अब अगर हम बात करें फिफ्थ मेथड की, तो इसमें इंजेक्टेबल और इम्प्लांट मेथड्स आते हैं। ये कुछ इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस होते हैं जिनको फीमेल्स को अंडर द स्किन लिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का खाली भी और प्रोजेस्टेरॉन का एस्ट्रोजन के साथ भी। जो वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है पिल्स का, लेकिन ये इनका इफेक्ट जो होता है इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स का, ये ज़्यादा टाइम तक रहता है पिल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ये इस टाइप के होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सर्जिकल मेथड्स। तो सर्जिकल मेथड्स ये मेथड्स होते हैं जो इंटरफेरेंस यूज़ करते हैं, जिसमें सर्जरी की जाती है कुछ मूवमेंट ऑफ गैमीट्स को ब्लॉक करने के लिए, ताकि कंसेप्शन ना हो पाए। जो टर्मिनल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो देयरफॉर इसको हम स्टेरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो मेल्स में स्टेरलाइजेशन को वेसेक्टॉमी बोला जाता है और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में बोला जाता है। तो अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे ये एक्चुअल में होता क्या है। वेसेक्टॉमी में हम क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है मेल की, जो हाईली लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, उसको यहाँ पे कट करके इस तरीके से यहाँ पे टाई कर दिया जाता है, जिससे आगे स्पर्म की जो मूवमेंट है वेजाइना तक नहीं हो पाती, और वहीं पे इसका स्टॉप हो जाता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी अकर नहीं करती है। वहीं अगर हम देखें ट्यूबेक्टॉमी में, तो ट्यूबेक्टॉमी में जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, इस तरीके से इसके दोनों पोर्शंस को यहाँ पे कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, जिससे फर्दर ट्रांसफ़र जो है हमारे जाइगोट का वो इन द यूट्रस नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी अकर नहीं करती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये मेथड जो है हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, लेकिन जो चांसेस हैं इसकी रिवर्सिबिलिटी के वो बहुत पुअर होते हैं। मतलब अगर दोबारा कोई मेल या फीमेल चाहे कंसीव करने के लिए, तो ये इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो जो नीड है कंट्रासेप्टिव मेथड्स की, वो ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमें चेक करना चाहिए, बट द यूज़ ऑफ वेरियस मेथड्स में ऑल्सो लेड टू वेरियस साइड। लेकिन ये मेथड्स जो हैं कुछ साइड इफेक्ट्स भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। यहाँ पे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर भी अकर कर सकता है। अब अगर हम बात करें MTP की, तो MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, इसको बोलते हैं MTP। तो ये जो है इस कॉल्ड द इंड्यूस एबॉर्शन, इसको इंड्यूस एबॉर्शन भी कहा जाता है, जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है इंटेंशनली, जानबूझ के, उसके कंप्लीशन होने से पहले। तो जो MTP है ये पर्पस है जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोका जा सकता है, और ये कुछ मेजर रोल प्ले करता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो 1971 से जो यूज़ है MTP का, वो लीगलाइज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सर्टेन स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के अंडर, जो कि इसका ताकि मिसयूज़ ना हो पाए। तो MTP ही क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो MTP जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक देता है। तो इट इज़ यूज़फुल इन सर्टेन केसेस, ये कुछ केसेस में यूज़फुल भी है, जैसे कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी में बी फेटल, कभी कभी फेटल हो जाता है, मतलब जो चांसेस है प्रेगनेंसी अगर कोई भी विमेन कंटिन्यू करती है तो वो उसकी जान के लिए खतरा बन जाता है। तो इस वजह इन केसेस में जो है हम MTP यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें एबॉर्शन करा जा सकता है मदर के लिए या फीटस ऑफ बोथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी जो MTP जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं, मतलब 3 मंथ्स तक, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्कियर हो जाते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें, जो MTPs हैं आर समटाइम्स परफॉर्म्ड बाय क्वैक्स और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। अगर यही MTPs अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स करवाते हैं तो वो फर्टिलिटी के लिए अकर करते हैं मदर के लिए, इसमें मदर की डेथ भी हो सकती है। ऑल्सो जो यूज़ है एमिनोसिंथेसिस का या अदर मेथड्स का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है, प्री नेटल सेक्स
या विल रिजल्ट इन फीमेल फीटिसाइड। प्रीनेटल सेक्स अगर हो जाता है बर्थ से पहले तो उससे भी फीमेल फीटिसाइड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेल चाइल्ड ओवर अ फीमेल चाइल्ड इज़ वेरी हाई। जो प्रेफरेंस है मेल चाइल्ड का ओवर अ फीमेल चाइल्ड वो बहुत हाई होता है, तो इससे भी ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज रोकी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस का। तो ये वो डिजीज़ेज होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू या इंटरकोर्स के थ्रू। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन के, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है किसी भी पर्सन के। इन्हीं को हम बोलते हैं एसटीडीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। ये वनरेबल होती हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी करवाती हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो मेन एग्जांपल गोनेरा हो गया, जेनाइटल हर्प्स हो गया, साइफल्स हो गई, जेनाइटल वॉर्ड्स हो गया, क्लेमाइडियोसिस हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, ट्राइकोमोनियासिस हो गई, एचआईवी लीडिंग टू एड्स, एचआईवी की वजह से एड्स हो जाता है। जो मोस्ट डेंजरस एसटीडी अभी तक इन सब में से जो हमने पढ़ी है वो हमारी एचआईवी इन्फेक्शन है, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक एक करके सारे एचआईवीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ये ट्रांसमिट होते हैं ईजिली बाय सिंपली शेयरिंग द इंजेक्शंस। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शन, सिरिंज या कोई भी सर्जिकल टूल यूज़ कर लें तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जैसे इन्फेक्शंस कॉज कर जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ले रहे हैं तो भी ये ट्रांसमिट हो सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, और फीटस में भी ये जा सकता है। और मदर को अगर एसटीडी है तो फीटस में होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो एसटीडी को डिटेक्ट किया जाता है अर्ली, ये क्योरेबल है, इसको ठीक भी किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी के केस में। लेकिन एचआईवी इन्फेक्शंस और जेनाइटल हर्ब्स जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं ट्रीट करना। जो कॉमन सिम्टम्स हैं एसटीडीज़ के वो ये हो जाता है इचिंग, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज और स्वेलिंग। जो एसटीडी है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है लॉन्ग टाइम तक इंडिविजुअल्स में, और ये लेट डिटेक्शन अगर हम इसका करते हैं, मतलब अगर लेट पता चलता है इसका तो इनक्योरेबल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। मतलब अगर स्टार्टिंग स्टेजेस में हमें इसका पता चल गया तो इसको हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर लेट स्टेजेस में पता चला तो ये इनक्योरेबल हो जाता है। एसटीडीज से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी अकर करती हैं, जैसे एबॉर्शंस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, स्टिल बर्थ्स, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी अकर कर जाता है। एसटीडी जो है एक बैरियर की तरह काम करता है अचीविंग अ हेल्दी सोसाइटी, जो कि एक हेल्दी सोसाइटी को रोक रहा है होने से, क्योंकि अगर किसी को एसटीडी है तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि और लोगों में भी वो स्प्रेड हो सकता है, जिससे हमारी सोसाइटी जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं रह पाएगी। तो इन केस ऑफ एसटीडीज जो प्राइम इंपॉर्टेंस होता है वो ये है कि हम प्रिवेंशन कर पाएँ, अर्ली डिटेक्शन, मतलब जल्दी जल्दी हमें पता चल पाए, हम उसको प्रिवेंट कर सकें और उसका क्योर इन डिजीज़ का ढूंढा जाए, ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इनके लिए चलाए जाएं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बनाने में हेल्प करें। अब स्टेप्स क्या क्या हैं ताकि हम प्रिवेंट कर पाएँ एसटीडीज़ को। अवॉइड सेक्स विद स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। कॉन्डम्स को यूज़ करना चाहिए क्वाइटस के टाइम्स पे। और अगर स्लाइटली इरिटेशन ऑब्जर्व हो रही है किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, तो उसको हमें तुरंत अर्ली डिटेक्शन करवाना चाहिए डिजीज़ के केस। और अगर इन केस एनी डिजीज़ हमें डायग्नोज होती है तो उसका तुरंत ऑन द टाइम ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए लेटर स्टेजेस पे जाने से पहले। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो इनएबिलिटी मतलब किसी के अंदर अगर इनकैपेबिलिटी है कि वो चिल्ड्रंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते एक प्रॉपर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद भी, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो जो मेन रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के वो फिजिकल भी हो सकते हैं, कुछ फिजिकल डिजीजेस भी हो सकती हैं, कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ड्रग्स और इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ये देखा गया है सोसाइटी में मेनली वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है चिल्ड्रंस के लिए, बट प्रॉब्लम जो है आइदर वो मेल में हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है। लेकिन अगर हम डिसऑर्डर को देखें इनफर्टिलिटी के, उसको ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। और अगर ये ट्रीटमेंट्स जो हैं इफेक्टिव ना हो तो जो कपल्स हैं वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART को भी यूज़ कर सकते हैं एक हेल्दी बेबी को बॉर्न कराने में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF भी कहा जाता है, तो इस प्रोसेस में कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स जो है वो नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बाहर अकर करता है लेबोरेटरीज़ के अंदर। और लेबोरेटरीज़ में हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं जैसे कि एक वॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ताकि प्रॉपर फ्यूज़न हो पाए वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का, जैसे कि बॉडी के अंदर होता है। जो फर्टिलाइज जाइगोट फिर फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो फर्टिलाइज जाइगोट है वो डिवाइड करता है
और उसकी वजह से एक एम्ब्रियो बनता है। जो उस एम्ब्रियो को अब हम जो है वो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल के। फिर उसके आगे जो फर्दर डेवलपमेंट है बेबी का वो फीमेल बॉडी में अकर करता है। सेकेंड अगर हम इसका टेक्निक देखें तो वो होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको हम जिफ्ट भी बोलते हैं। ओके, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमेयर्स की स्टेज पे है उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराते हैं। और फिर फेलोपियन ट्यूब के ही अंदर, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जाइगोट का ट्रांसफ़र हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में। ओके, अब इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र IUT, इसमें क्या है, इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर फीमेल के, जब वो 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज पे। इंट्रा यूटराइन मतलब यूटराइन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है एम्ब्रियो का। अब गिफ्ट आता है एक गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें क्या था, जाइगोट, तो इसमें जाइगोट को हम ट्रांसफ़र करा रहे थे। अब यहाँ पे जिफ्ट है जिसमें गैमीट का ट्रांसफ़र करा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद ये प्रोसेस जो है इसमें जो कलेक्शन है ओवम का फ्रॉम द डोनर फीमेल, जो कलेक्शन है जहाँ पे ओवम का फ्रॉम द डोनर फीमेल, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ओवम। ये प्रोसेस जिफ्ट में क्या हो रहा है, इसमें जो है कलेक्शन होता है ओवम का डोनर फीमेल से और उसको फिर इंट्रोड्यूस कराया जाता है दूसरी फीमेल में जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इंटरनल बॉडी कंडीशंस जो हैं वो ऐसी बना दी जाती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो कंसीव करा पाएँ। तो गैमीट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र करा दिया जाता है इसमें। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर फीमेल के, जिसकी वजह से फॉर्मेशन जो है एम्ब्रियो का आकर करता है लेबोरेटरी कंडीशंस में ही। ओके, इसलिए इसको स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कराया जा रहा है इसमें। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक की। तो ये वो टेक्निक है जिसमें कलेक्शन है सेमेन का, वो लिया जाता है, जिसमें स्पर्म फ्रॉम द आइदर द हस्बैंड और अ हेल्दी मेल डोनर, स्पर्म को लिया जाता है एक हस्बैंड से या फिर हेल्दी मेल डोनर से, फिर उसको इंजेक्ट कराया जाता है वेजाइना में, आइदर द वेजाइना और द यूट्रस या फिर इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन से फीमेल बॉडी में। तो ये सारे मेथड्स को हम परफॉर्म करते हैं बाय सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स। ये सारे मेथड्स कौन परफॉर्म कर रहा है, सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं विद द टेक्नोलॉजीज यूज्ड, और इनको इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं क्वाइट एक्सपेंसिव इन सारी टेक्निक्स के लिए। तो अनदर गुड ऑप्शन जो है फॉर द कपल्स हु डिज़ायर चिल्ड्रंस इज़ अ लीगल एडॉप्शन। अगर एक इसके अलावा भी कोई अच्छा ऑप्शन देखा जाए, इसका अगर किसी को चिल्ड्रंस का डिज़ायर है तो वो अडॉप्ट भी कर सकता है, विच इज़ ईजी, जिससे एक अगर देखी जाए तो एक छोटा बच्चा जिसकी कोई भी फैमिली नहीं है उसको एक फैमिली मिल जाएगी, और कोई पेरेंट्स जिनके पास चाइल्ड प्रॉपर नहीं है तो उनको एक चाइल्ड मिल जाएगा, दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, विच इज़ अ वेरी healthy option. So moving forward, okay, now here is the end of the chapter. We have completed our chapter 4, that is reproductive health. So if you feel any problem related to this chapter, you all can comment in the comment section. Till then, keep learning and please study hard for your boards. Bye bye.